नमस्कार साथियों। आज हम मैराथन लेकर के आए हैं। काफ़ी साथियों का रिक्वेस्ट आया कि सर आप जो है 1 to 5 के लिए भी निकाल दीजिए वीडियो मैराथन, क्योंकि आपका बताया हुआ क्वेश्चन 6 to 8 में 25 क्वेश्चन आ गए थे डायरेक्ट, और 9 to 10 में लगभग 42 प्लस आया था क्वेश्चंस। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद जो है हम ले करके ये आए हैं आपके लिए, और मुमकिन आपके तक फ़ायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा जब एग्ज़ाम देने जाएंगे। कल आपका एग्ज़ाम है, आज ये मैराथन आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, तो 1 to 5 के लिए भी हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। देख लीजिएगा, एग्ज़ाम देने जाने से पहले इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसका कम से कम 50% क्वेश्चन टच कर जाएगा इससे। ठीक है, एक बार देखिएगा ज़रूर एग्ज़ाम देने जाने से पहले। तो आइए हम लोग फिर जो है बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। यानी क्वेश्चन के थ्रू ही प्रैक्टिस करा देंगे आपको। ये मैराथन आपका क्वेश्चन के थ्रू आ जा रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम है, भगवान करे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक्स आप सभी साथियों को। आप लोग टीचर बने, अच्छा टीचर बने। चलिए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा प्रश्न? प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, फोकल लेंथ, समान आंख की फोकल लंबाई कितनी होती है, फोकल दूरी कितनी होती है, समान आंख की फोकल लेंथ कितनी होती है। चलिए, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे विस्तार से। मैं आपको बता दूं सबसे मुख्य बातें याद रखिएगा। फोकल लेंथ जो होती है, जो मिनिमम देखने के लिए होती है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। इसकी दो बात क्या याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण में फोकल लेंथ पूछे आपसे, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो होती है समतल दर्पण में, फोकस दूरी वो अनंत होती है। ये मुख्य बातें याद रखने वाली, अनंत होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दो समानांतर दर्पण है, दो समानांतर दर्पण यानी दो दर्पण है, उसको समांतर रखा गया है, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कितना होगा, तो ये भी याद रखिएगा, अनंत होगा। कितना होगा? अनंत होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तल की फोकस दूरी कितनी होती है, क्या होती है फोकस, क्या होती है, लेते पॉजिटिव लेते हैं कि नहीं, ये धनात्मक होता है। उत्तल की फोकस धनात्मक होती है, अवतल की फोकस जो होती है ऋणात्मक होती है। अवतल की फोकस क्या होती है? अवतल की फोकस ऋणात्मक होती है। ये याद रखिएगा, मुख्य बातें जो याद रखने वाली है। आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? मानव नेत्र जो है हमारा, मानव के आंख में प्रतिबिंब जो होता है, इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। कैसा बनता है ये भी पूछा जा सकता है, तो लिखिएगा, यानी कैसा बनता है, तो छोटा बनता है, छोटा और उल्टा, छोटा और उल्टा बनता है, छोटा और उल्टा बनता है। ये मुख्य बातें याद रखिएगा। आंख में दो कोशिकाएं होती है, एक कोन सेल होता है, एक कोन कोशिका, एक रॉड कोशिका होती है। ठीक है, कोन कोशिका और एक रॉड कोशिका छड़नुमा होती है। करता क्या है? कोन कोशिका लाइट के लिए जिम्मेदार होती है, और ये जो हमारा रॉड, ये आंख के जो होता है क्या कहते हैं, लाइट कितना आता नहीं आता, यानी एक इसको कह लिया जाए कि पहचान के लिए होती है, शेप के लिए, आकार के लिए। रॉड जो होता है आकार के लिए होता है, कोन जो होता है कलर रंग के लिए होता है। ठीक है, चलिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो यानी लेंस की जो क्षमता होती है, क्या होती है? पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर बराबर होता है फॉर्मूला 1/f, जहां f जो होता है कहाँ किस में लेते हैं हम लोग? सेंटीमीटर में लेते हैं। ये याद रहेगी मुख्य बातें जो लेंस से रिलेटेड थी, संबंधित, हम आपको बता दें। यानी अवतल की फोकस क्या होती है? पॉजिटिव। अगर मान लीजिए पॉजिटिव डायोप्टर दिया हुआ है, तो अगर आपसे पूछ जाए कि कौन सा लेंस है, तो आप कहिएगा ये उत्तल लेंस है। अगर डायोप्टर की वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है, तो आपसे पूछ जाइए कि कौन सा लेंस है, तो आप कहिएगा कि अवतल लेंस है। यहीं पे एक और बात बता दो, जो आंख में मानव देखने के दृष्टि से दो तरह की बीमारी होती है। कौन कौन? एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वाले को जो बीमारी को उसको दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि वाले को जो बीमारी होती है उसको दूर किया जाता है निकट दृष्टि वाले को। निकट दृष्टि जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मायोपिया। क्या कहेंगे? मायोपिया। और दूर दृष्टि वाले को कहते हैं हाइपरमाइट्रोपिया। हाइपरमाइट्रोपिया इसको जो दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल लेंस। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दूर दृष्टि के
दूरदृष्टि का पेशेंट है उसको कौन सा लेंस द्वारा उस समस्या को दूर किया जा सकता है? तो याद रखिएगा उत्तल, निकट वाले के लिए अवतल। तो लेंस से संबंधित जो भी बातें थी हम आपको बता दिए, मिरर से संबंधित बातें थी हम आपको बता दिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जब भी बनेगा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। वस्तु के लेटरल डिस्पर्सन मतलब दायां का बायां दिखेगा, बायां का दायां दिखेगा, ये इसका कंडीशन है। आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत के रूप में किया जाता है, सैलून में किया जाता है, सोलर कुकर में खाना बनाने के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो गाड़ी के साइड मिरर जो होता है वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, दूरबीन वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बन जाएगा। भले एक क्वेश्चन था लेकिन इससे जो भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं थी मैंने आपका सारा चीज वो क्वेश्चन ला करके रख दिया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मानव का मिनिमम देखने की जो दूरी होती है कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्या है, सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया। पहले सूखे बुझे हुए चूने जान लीजिए, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्लैक लाइम। एक होता है क्विक लाइम, एक होता है स्लैक लाइम। क्विक लाइम को बोला जाता है CaO और स्लैक लाइम को बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। कहता है इससे जब हम लोग क्लोरीन गैस पास कराते हैं यानी स्लैक लाइम से, इसको कहते हैं स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से पास कराते हैं तो ये बन जाता है CaOCl2 प्लस वाटर बनाता है। क्या करता है, वाटर मुक्त करता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, यानी विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। ये मुख्य बातें याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण इसका साफ सफाई में प्रयोग किया जाता है। जो पानी पीने योग्य नहीं है उसमें इसको डाल करके पीने योग्य बनाया जाता है। पानी का फिल्टर कराने का काम करता है। ये एक विरंजक चूर्ण समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बताइए, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। चलिए कैल्शियम तो एक हमारा मिनरल्स है। क्या है, मिनरल्स है। ये बोन की मजबूती के लिए क्या है, कारगर है। ये खनिज है। अगर सिर्फ इसकी बात किया जाए तो ये खनिज है। और खनिज क्या करता है, खनिज जो होता है बोन में कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम से बोन मजबूत होता है। और कैल्शियम का मेन सोर्स होता है विटामिन डी। क्या होता है, विटामिन डी, यानी कैल्शियम क्या बनाएगा, विटामिन डी का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा विटामिन डी और विटामिन के जो शुद्ध रूप से हमारे शरीर के अंदर बनता है, तो विटामिन के तो शुद्ध रूप से हमारे शरीर के अंदर बनता है, उसका बाहरी कोई रोल नहीं होता। विटामिन डी जो होता है सूर्य की प्रकाश से भी हमें प्राप्त हो जाती है। आपसे पूछा जाए कि कितने तरह के विटामिन है जो फैट सोलेबल है, तो 4 तरह के विटामिन है जो फैट सोलेबल है, मतलब वसा में घुलनशील है। कौन कौन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और बाकी ए और बी कॉम्प्लेक्स जो हो गया ये सब हमारा जल में घुलनशील है, ठीक है। चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मानव गैस्ट्रिक जूस है। ये गैस्ट्रिक जूस में मानव में भी पाया जाता है, स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर पाया जाता है। HCl इसका जो pH वैल्यू होता है 3.5 से यानी 1.5 से लेकर के 3.5 तक होता है। हाईली एसिडिक होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे अमाशय को, आंत को यानी स्टमक को डिस्टर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर यानी जो म्यूकस होता है इसके बैलेंस कर देता है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। द पर्पस, अगला प्रश्न आते हैं, इसको क्लीन कर देते जो भी बोर्ड पे है। देखिए जो मुख्य बात बता रहे हैं आप एकदम सुनते जाइएगा, एग्जाम में अच्छा स्कोर आ जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। क्या अगला प्रश्न है, द प्रोसेस वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देखिए वह लक्षण जो आप में माता पिता से आया है उसको कहते हैं हम लोग आनुवंशिकी। क्या कहते हैं, आनुवंशिकी, हेरिडिटी कहते हैं। और हेरिडिटी का मात्रक होता है, हेरिडिटी का मात्रक होता है जीन। हेरिडिटी का क्या मात्रा होता है, जीन। जीन कहाँ होता है, जीन 3 लाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लियस के पार्ट्स है। यानी जीन से अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लियस, यानी सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेल के न्यूक्लियस केंद्रक में पाया जाता है, या नाभिक कहिए, केंद्रक कहिए, जो आपको लगे कहिए, ठीक है। केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन जो है, कोशिका का ब्रेन भी हम लोग न्यूक्लियस को कहते हैं। किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। ये मुख्य बात याद रखिए। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। सेल का, मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका यानी कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता, साइटोलॉजी कहलाता। क्या कहलाता, साइटोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक है। कौन है, रॉबर्ट हुक है। अगर इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछे तो आप याद रखिएगा AK शर्मा। क्या याद रखिएगा, AK शर्मा, ये इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी है। आई बात समझ में यहाँ तक की कोई दिक्कत। चलिए
अब वेरिएशन किसे कहते हैं? तो वेरिएशन देखिए, जो भी सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन से प्रक्रिया से जो भी उत्पन्न होंगी उसमें वेरिएशंस आएगा। लेस वेरिएशन मतलब अलैंगिक जनन जो भी होगा, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें वेरिएशन कम होगा, और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा, राइट। चलिए, तो ये वेरिएशन समझ में आ गया आपको। हेरिडिटी यानी जो इसका प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें गुण माता पिता से संतानों में आसानी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी किसको कहते हैं? जॉर्ज मेंडल को कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, यहीं पे एक आता है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक लिखा गया था इसी इवोल्यूशन के परस्पेक्टिव, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसका हम लोग डार्विन ने लिखा था। कौन लिखा था? डार्विन ने लिखा है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का बुक किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है, राइट। चलिए, यहां तक याद रहेगी। मेंडल ने हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी बताने से पहले यानी किस पौधा को सिलेक्ट किया था? तो मटर को सिलेक्ट किया था। किसको सिलेक्ट किया था? मटर को। क्यों? मटर को इसलिए सिलेक्ट किया था कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन था। दूसरी बात, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था और इसमें वेरिएशन होने की, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें वेरिएशन पाया जाएगा। ठीक है, वेरिएशन पाया जाएगा। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? अंतर पाया जाना, अंतर पाया जाना। ठीक है, तो मटर को ही सिलेक्ट किया क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होने वाला था, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, लैंगिक जनन था। दूसरी बात, इसमें क्रोमोसोम की संख्याएं भी पाया जाता था। क्रोमोसोम की संख्या कितना? 14 पेयर्स। कितने? 14 जोड़ा। 14 जोड़ा जो है क्रोमोसोम पाया गया था। दूसरी बात, इसने मटर को लिया तो उसमें 7 कैरेक्टर्स था। क्या था? 7 कैरेक्टर्स। बस उस कैरेक्टर्स में से सीड्स का पोजीशन लोकेशन के बारे में चर्चाएं नहीं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा तो अगर बनाया जा सकता है। चलिए, यहां तक क्लियर। आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए, कह रहा कि ओम नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहले जानिए कि ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ से प्रूफ हुआ था V = IR, जहां V क्या है? विभवांतर है, विभव है। I क्या? धारा है। R क्या? प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध है। चलिए, यहाँ पे प्रतिरोध की मैं रोक दूं, यहाँ पे तो V क्या हमारा क्या हो जाएगा? V R बराबर हो जाएगा V/I हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ प्रतिरोध जो होगा वोल्ट का समानुपाती हो गया और R का क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यहाँ के फॉर्मूला के अनुसार। चलिए, प्रतिरोध जो होता है मेटेरियल पे भी निर्भर करता है और मेटेरियल पर निर्भर करने के कारण प्रतिरोध का एक फॉर्मूला और आता है, R बराबर होता है ρL/A। ρL/A ये क्या है आखिर? ये फॉर्मूला मेटेरियल के अनुसार, जहां पे R तो प्रतिरोध है, L है हमारा लेंथ, A है एरिया, क्षेत्रफल। ये क्या है? ये कहते हैं हम लोग प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। ठीक है, यहां से प्रतिरोधकता रोकिएगा तो क्या फॉर्मूला बन के आएगा? रो बराबर क्या हो जाएगा? R/A, R/A/L। इसका मतलब क्या है? प्रतिरोधकता किस किस पे निर्भर किया? प्रतिरोध पे भी निर्भर किया, एरिया पे भी निर्भर किया और लेंथ पे भी निर्भर किया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रतिरोधकता किस किस पे निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है, मटेरियल की लंबाई पे भी निर्भर करता है, प्रतिरोध पे भी निर्भर करता है। प्रतिरोध जो होता है टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ताप, टेम्परेचर, ताप। अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन यही बात जस्ट अपोजिट हो जाता अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में जब ताप बढ़ाई जाएगी तो प्रतिरोध घटेगा, ये याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर के केस में, अर्धचालक के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? व्युत्क्रमानुपाती होता ताप का। अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा कहाँ? अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में। लेकिन सामान्य चालक यानी कंडक्टर की बात किया जाए तो वहां पे प्रतिरोध जो होता है समानुपाती होता है ताप का। जब ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और यहां से मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपको। यहां पे अगर वोल्ट का यानी विभव का SI मात्रक पूछे तो वोल्ट होता है, धारा का SI मात्रक पूछे, धारा का SI मात्रक पूछे तो ये एम्पियर होता है। धारा के बारे में मैं बता दूं आपको कि धारा जो है मैग्नीट्यूड भी रखता है, दिशा भी रखता है, मतलब कुछ मान भी आता है इसका और इसके साथ साथ दिशा भी होता है। लेकिन फिर भी ये क्या कहते हैं? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। इसको बोला जाता है एक अलग प्रकार की क्वांटिटी, इसको कहते हैं हम लोग टेंसर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? आपसे अगर पूछ दे, ये प्रश्न पूछने की संभावना है, पूछा जा सकता है कि करंट कैसी धारा, अगर मान लिया जाए ऑप्शन में स्केलर भी मौजूद है, वेक्टर भी मौजूद है, टेंसर नहीं है, तो आपको वेक्टर आंसर नहीं करना है, स्केलर आंसर करिएगा। क्या करिएगा? स्केलर आंसर करिएगा, राइट। चलिए, अगर स्केलर भी है, वेक्टर भी है और टेंसर भी है तो मोर बोथ A एंड B का भी ऑप्शन है, तो स्केलर और टेंसर दोनों आंसर आ जाएगा। अगर नहीं है बोथ A एंड B का, टेंसर जो होगा मोर सुटेबल आंसर हो जाएगा करंट के बारे में, राइट। तो यहां तक की बात याद आ गई। ओम्स लॉ जो कहता है, ओम्स लॉ कहा कि धारा को मापने वाला
करंट को जो है, करंट को मापा जाता, धारा को, करंट को मापने को हम लोग कहते हैं एमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट कितना प्रवाह हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं एमीटर, यानी करंट को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, एमीटर कहते हैं। वोल्ट यानी पोटेंशियल को मापने वाले, वोल्ट को मापने वाले को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, पोटेंशियल को मापने वाले को, विभव को मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, ये याद रखिएगा। एमीटर क्या है, धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। पोटेंशियल क्या है, विभव को मापने वाले, सॉरी पोटेंशियल कह रहे हैं हम, यानी इंग्लिश में पोटेंशियल कहेंगे, उसी को हिंदी में कहेंगे विभव। विभव को मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, याद रहेगी। चलिए दो बात याद रखिएगा, एमीटर को जब भी कनेक्ट किया जाता है तो सीरीज में, श्रेणी क्रम में किया जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर का जब भी कनेक्ट किया जाता है तो समानांतर क्रम में किया जाता है, ये याद रखिएगा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये याद रखिएगा। और ये बात ओम्स लॉ से आया था, किससे आया था, और यहीं पे एक और बात बता दो, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ से जो आया तो ये ओम्स लॉ को भी वैलिड किया। किरचॉफ्स लॉ मेनली वैलिड था किस पे, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इससे हमारा करंट भी आया और वोल्ट भी आया, यानी दोनों के बारे में बताता है। किरचॉफ्स लॉ कहता है कि जो भी सर्किट में करंट या वोल्ट सप्लाई हो रहा है वो किसके बराबर होगा, यानी टोटल इंटरनल जो होगा, एक्सटर्नल हमारा किसके, सम ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। यानी परिपथ में जितने भी हमारे पास धाराएं आ रही है या वोल्ट आ रही है, सबका रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये किरचॉफ्स लॉ ने बताया था, ठीक है। चलिए किरचॉफ्स लॉ के इक्वेशन से एक रूल भी, इक्वेशन लिखा जाता है, उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं मैक्सवेल का इक्वेशन। क्या कहते हैं, मैक्सवेल का इक्वेशन। तो अब हम लोग अब पढ़ लेते हैं। एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं, एक सीरीज में होगा और एक पैरेलल में होगा। सीरीज में कौन होगा, सीरीज में हमारा एमीटर होगा। पैरेलल में कौन होगा, तो पैरेलल में हमारा वोल्ट मीटर होगा। ये याद रखिएगा, एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। बिल्कुल ये बात सही है, और आपका बी जो है एकदम सही आंसर जा रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी एमीटर सीरीज में, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़े जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। व्हाट हैपन, यानी कह रहा है कि जब लौह भराव में तनु हाइड्रोलिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होगा। मतलब हमारे पास ये आयरन है और तनु हाइड्रोक्लोरिक का मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक मतलब, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, डाइल्यूट का मतलब एसिड की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, उसी को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट। यहीं पे कौन कहा जाता है, सांद्र। तो सांद्र का मतलब होता है कि कोई चीज जो मिलने वाला उसमें उसकी मात्रा कम है, जिसकी बात किया जा रहा है उसकी मात्रा ज्यादा है, मतलब हमारा सांद्र एसिड कहा जाता है। तो सांद्र एसिड यानी एसिड का मात्रा ज्यादा है, उसमें मिलने वाले चीजों की संख्या कम है, तादाद कम है, उसी को हम लोग कंसंट्रेट कहते हैं। समझ लीजिए डाइल्यूट HCl, तो ये बना लेगा हमारा, क्या बनेगा, ये बनाएगा FeCl3 बनाता है, और प्लस 3H2 रिलीज होगा। क्या होगा, 3H2 रिलीज होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पे, 6 लगा दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बैलेंस करने के लिए, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो क्या बना लेगा बताइए, ये हमारा बैलेंस यानी क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, और क्या बनाया, फेरिक क्लोराइड बनाया। क्या बनाया, फेरिक क्लोराइड बनाया, फेरिक क्लोराइड बनाया। ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया है। चलिए आयरन क्लोराइड दिया, आयरन ही आयरन लिखा हुआ, तो इसका मतलब आयरन ही लिया है। फेरिक का यानी आयरन का ही नाम है, आयरन क्लोराइड बना है, बिल्कुल आयरन क्लोराइड बना है। और क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया, क्लोरीन गैस तो प्रोड्यूस किया नहीं है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया और क्लोराइड, आयरन क्लोराइड बनाया है। क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के ऊपर में है रिएक्टिव ऑर्डर में, हाइड्रोजन के ऊपर में है रिएक्टिव ऑर्डर में, इसलिए ये इसको डिस्प्लेस करा देगा और क्लोरीन के साथ बना लेगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए याद रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 का 1 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फ्लड इज, यानी बाढ़ को रोकने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है, पौधा लगाइए, जितना ज्यादा पौधा लगाइएगा बाढ़ सबसे ज्यादा से ज्यादा रोका जा सकता है। तो एफोरेस्टेशन का मतलब होता है वन रोपण, ठीक है ना, वन रोपण कहते हैं एफोरेस्टेशन, यानी करेक्ट आंसर है। ग्रेजिंग, घास चढ़ जाएगा, या डिफोरेस्टेशन, घास को काट दीजिएगा, जंगल को काट दीजिएगा, तो बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा होगी। बाढ़ आप चाहते हैं कि कम आए तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक। देखिए ये याद रखिएगा कि जिंक जो होता है, जिंक वो मोर रिएक्टिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू टिन, मतलब एसएन, एसएन से ज्यादा रिएक्टिव होता है,
इसीलिए अगर ये ज़्यादा हमारा रिएक्टिव होगा तो क्या बना लेगा, एम्फोटरिक ऑक्साइड बनावेगा, जिसके कारण फूड को क्या कर देगा, पॉइजन कर देगा। तो ये हमारा याद रखिएगा। इसलिए हम लोग टिन से ही लेप लगाते हैं, जिंक से कम लगाते हैं, क्योंकि जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। किसके रिस्पेक्ट में, टीन के रिस्पेक्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कहीं रटना नहीं है, जहां हमको लगेगा आपको बताते चलेंगे हम, ठीक है। चलिए, विच ऑफ दी फ्यूटाइल्स परफ्यूम परफॉर्म बाय द ओवरीज, ओवरीज के बारे में बात कर रहा है। तो ओवरीज जान लीजिए कि ओवरीज जो है अंडाशय, अंडाशय ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है में से आता है अंडाशय। ये क्या करता है, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मासिक धर्म में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये क्या करता है, एग प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात, इसका काम क्या है, ओस्ट्रोजन भी हार्मोन रिलीज करता है, ओस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक। ओस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब द्वितीय लैंगिक क्रियाओं का डेवलप करता है। जिस तरह से वॉइस में चेंजिंग, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। एक और हार्मोन को स्रावित करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन, डेट मीन्स कहने का मतलब गर्भ की हार्मोन्स की बात करता है, ठीक है। चलिए, मानव में जो गेस्टेशन पीरियड होता है, यानी जब बेबी डेवलप होता है, तो उस फेज को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस कहते हैं। उसमें जो होता है 16 से लेकर 32 तक शिश होता है। उसके बाद जब ये डिवीजन होता है तो एक उसको डिवीजन का एम्ब्रॉय में डेवलपमेंट होना, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जब यहाँ ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, तो इसमें जो लगता है, कितना समय लगता है, लगभग 9 मंथ। 9 मंथ में कितने वीक हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। जब एग्जैक्ट बच्चा जो बेबी बन करके तैयार हो गया, उसको अब बाहर आना है, तो बाहर आने को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। वहीं पे एक हार्मोन स्रावित होता है मदर में, वो हार्मोन को बोलते हैं रिलैक्सिन, और रिलैक्सिन हार्मोन को चाइल्ड बॉर्न हार्मोन भी कहा जाता है, चाइल्ड बॉर्न हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। तो चलिए, तो कौन कौन बात थी, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, तो बात तो सही है। सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये भी सही है। सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बिल्कुल सही है, यानी मोर देन क्या हो जाएगा, मोर देन 1 इज द करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टर्मरिक, यानी इमली में कौन सी अम्ल पाया जाता है। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ, तो लैक्टिक एसिड मिल्क में, लैक्टिक एसिड मिल्क में, यही कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ, बैक्टीरिया कर्ड में, तो वहां भी लैक्टिक एसिड होगी। लेकिन कहा आपसे पूछ दिया जाए कि कर्ड में जो होता है, दही में कौन सी बैक्टीरिया होती है, कौन सी जीवाणु, तो याद रखिएगा आप, लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है कहाँ, दही में, दही में, ठीक है। चलिए, मेथनोइक अम्ल के बारे में आपसे पूछे तो मेथनोइक अम्ल की याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है, फॉर्मिक अम्ल, इसका दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है चींटी के डंक वगैरह में पाया जाता है, जो लाल चींटी वगैरह करता है, यानी सबसबाहट जो हो जाती है इसी की वजह से होती है। लेकिन एक बहुत पुरानी अवधारणा है और बिल्कुल करेक्ट भी है कि जब मधुमक्खी काट लेती है या चींटी काट लेती है तो आप लोहा रगड़ते हो वहाँ, क्यों, क्योंकि लोहा का मेटल है, मेटल का जो ऑक्साइड नेचर होता है वो क्षारीय होता है, और क्षारीय और आपके शरीर में गया कौन है, अम्ल गया है। जब क्षार और अम्ल संपर्क में आवेगा तो बनावेगा क्या, सॉल्ट बनावेगा। पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये सारी चीज़ों की उनकी ज्ञान थी, ठीक है। आज पढ़ लिख करके लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आइए हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कॉलीफॉर्म्स आर, कॉलीफॉर्म्स को कहते हैं हम लोग एक लार्ज मेंबर ऑफ बैक्टीरिया है। और ये कि मैं मुख्य बातें यहाँ बता दूं कि बैक्टीरिया जो भी आता है इसका फैमिली का नाम है मोनेरा, मोनेरा से आने वाला फैमिली है। बैक्टीरिया जो भी होगा सब हमारे पास प्रोकैरियोटिक बोला होगा, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, ये याद रखिएगा। जब प्रोकैरियोटिक की चर्चा कर दिया गया तो इसमें 70S होगा। 70S का कहने का मतलब क्या हो गया, यानी राइबोसोम की संख्या जो होगी 70S होगी। हमने राइबोसोम की बात कर लिया तो उसके बारे में बात कर लीजिए। राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है और इसको प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। यानी राइबोसोम का मुख्य काम जो है प्रोटीन बनाना है, और इसमें कोई झिल्ली नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक, ऑल प्रोकैरियोटिक में कितने राइबोसोम्स होते हैं, 70S होते हैं। एस क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कह लीजिए या सेडिमेंटेशन यूनिट कह लीजिए। S4 सेडिमेंटेशन यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए, यानी ये जो होता है हमारा कॉलीफॉर्म, ये लार्ज मेंबर ऑफ बैक्टीरिया होता है,
ठीक है। लार्ज मेंबर ऑफ बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन के क्या कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। डाइजेस्टिव यानी पाचन नाल जो होता है, पाचन नाल में पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एनिमल, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन होस्ट स्पिंग नहीं, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फ्रीज इन्वायरमेंट ये भी नहीं। आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर इज द करेक्ट आंसर। कैलिफॉर्म्स आर द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, लार्ज मेंबर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जहां से बिलोंग करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोनेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनेरा कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न पे हम लोग देखिए, कुछ इसमें देखिए जीएस का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका बल्ले बल्ले है, यानी एक ही सेट देखिए तो कुछ आपका थोड़ा क्या हो जाएगा, जीएस भी मजबूत हो जाएगा आपका, हिस्ट्री भी मजबूत। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, किस क्रांति के प्रभाव में बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार, देखिए चौकीदारी कर देने से इनकार तब किया गया था जब सॉल्ट मार्च चल रहा था। क्या हो रहा, क्योंकि बिहार में सॉल्ट का फॉर्मेशन कहाँ था, एक दो जिला, अगर एक दो क्षेत्र को मान लिया जैसे सारण है, सिवान है, इधर ये नुनछाही मिट्टी से सॉल्ट का तो इस्तेमाल किया गया था, लेकिन और जगह बिहार में सॉल्ट का निर्माण नमक का नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या निर्णय किया कि जो सबीना वगैरह यानी सॉल्ट मार्च चल रहा है उसके विरोध में हम क्या करेंगे, चौकीदारी कर देना बंद कर देंगे। चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। तो ये था आपका क्या, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी है। किसकी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी है। ये याद रखिएगा, आखिर नमक कर देने से यानी चौकीदारी कर देना बंद क्यों, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक से, तो बिहार में नमक का प्रभाव कम था, तो नमक की जगह हम क्या दें, इधर ही हमारा सारी चीज आ गया। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आइए। द फीमेल फ्रीडम फाइटर पॉपुलरली नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी, इनको बोला जाता है अरुणा आसफ अली। क्या बोला जाता, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। तो अरुणा आसफ अली आपके ऑप्शन में है, इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। एट वाट प्लेस यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किस स्थान पर होम रूल ली कि ये पुणे में क्या था, ये नहीं आपका नाम है सतारा, सतारा जगह है बाल गंगाधर तिलक, वहाँ ये पड़ता है पुणे में। कहाँ पड़ता है, पुणे में होम रूल की स्थापना। और यही इन्होंने ही एक नारा दिया था, क्या दिया था, स्वतंत्रता हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी ये नारा किनका है, बाल गंगाधर तिलक जी का। चलिए ये कहाँ पे, पूना में पड़ता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये नारा किन्होंने दिया था, आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब नारा किसने दिया था, जय हिंद यानी सर्वप्रथम जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं होता है। देखिए नाइट्रोजन साइकिल है, ये याद रखिएगा, हमारा नाइट्रोजन साइकिल है, क्योंकि प्रोटीन बनता है, फिर प्रोटीन हम लोग लेते हैं, वेस्ट जाता है, फिर वो सॉइल में जाता है, सॉइल से वाटर क्या कहते हैं प्लांट्स के पास जाता है, तो ये साइकिल रिफॉर्म में जाएगा। दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड भी यानी कार्बन साइकिल भी है, कार्बन साइकिल भी है, ऑक्सीजन साइकिल भी है, लेकिन हमारे पास कोई फॉस्फोरस साइकिल नहीं है, फॉस्फोरस साइकिल नहीं है। कौन कौन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है आपका, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, यानी जो चक्र नचता रहता है। फॉस्फोरस साइकिल नहीं है, यानी हम लोग कुछ फॉस्फोरस के रूप में लिए हों, फिर प्लांट्स में गया हो, फिर प्लांट से हम लोग इंटेक किए हो, तो कुछ ऐसा सोर्स जो है नहीं है, तो हमारे पास ये फॉस्फोरस साइकिल नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का करेक्ट आंसर आ गया, ए नंबर। अगला प्रश्न पे आइए। कह रहा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में बदलता है। देखिए ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ का मतलब जैसे CO2 हो गया, H2 हो गया, मिनरल्स हमारे पास हो गया, ये सब चीज। कुछ बैक्टीरिया भी है, जैसे आप याद करिए ब्लू ग्रीन अलगी की, BGA की, जिसको आप बोलते हो साइनोबैक्टीरिया, क्या कहते हैं, और इसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को, नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जाना जाता है किसको, नाइट्रोबैक्टीरिया को, यानी BGA ब्लू ग्रीन अलगी को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोर देन वन आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा स्तर उच्च और तरंगदैर्घ्य कम है। देखिए ऊर्जा जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका ऊर्जा स्तर कम होगा, जिसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा होगी उसकी तरंगदैर्घ्य
कम होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग जाने तो कैसे, तो आप एक ऑर्डर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? याद रखिएगा सबसे पहले आता है रेडियो वेव। हमने लिखा तरंगदैर्ध्य का ऑर्डर लिख रहे हैं, रेडियो वेव, आर फॉर रेडियो वेव। दूसरा यानी ये ज़्यादा होता है, क्या ज़्यादा होता है? वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से नहीं कहते हैं, तरंगदैर्ध्य लिख लीजिए, तरंगदैर्ध्य। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में याद आ जाएगा, काम आ जाएगा। रेडियो वेव के बाद आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। उसके बाद आता है इंफ्रारेड वेव। उसके बाद आता है इंफ्रारेड कहिए या वेव कहिए। उसके बाद आता है आपका विजुअल रे, विजुअल रे। उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या रे। उसके बाद आता है आपका एक्सरे। उसके बाद आता है आपका गामा रे। कौन आता है? गामा रे। ठीक है, यहाँ एक्सरे गामा रे आ गया तो एक बात हमारे बता ही दूं, यहाँ लिख लीजिए एक्सरे, एक्सरे हटाइए, अल्फा बीटा गामा लिख देता हूँ, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा नेगेटिवली चार्ज होता है, गामा न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसमें जो भेदन क्षमता होती है कम होती है। ये जो जाता है 2 प्रोटॉन, जब इसको पास कराइएगा तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के लेके जाएगा, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के लेके जाएगा। और ये जब पास करिएगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? ये इसके बारे में पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका है, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर जो है इसका होता है बीटा के पास। ठीक है, बीटा के पास। देखिए ऐसे जो जा रहे हैं यानी हमारा वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका? रेडियो वेव का वेवलेंथ ज़्यादा। अगर आपसे पूछा जाए तो रेडियो वेव का हमारे पास क्या है? मैक्सिमम, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव का है। सबसे कम मिनिमम वेवलेंथ किसका है? सबसे मिनिमम जो हो गया आपका गामा रे का। किसका हो गया? गामा रे का। तो अब आप मुझे बता दीजिए, हमने कहा कि ऐसे जो है हमारा वेवलेंथ क्या हो रहा है, यानी ऐसी ऑर्डर चला गया हमारा, ये सबसे ज़्यादा रेडियो वेव है हमारा। रेडियो वेव का वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी क्या होगा? सबसे कम। तो अब आपके ऑप्शन में देख लीजिए, इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के बाद अल्ट्रावायलेट रेड है, विजुअल रेड। यानी विजुअल जो है अल्ट्रावायलेट रेड से पहले है, यानी अल्ट्रावायलेट का जो है कम है विजुअल से। तो हमारा जो इसमें जो एनर्जी होगा क्या होगा? ऊर्जा स्तर ज़्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम, और एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, विजुअल को ही क्या फिर 7 पार्ट में बांटा गया। विजुअल रे को कितने पार्ट में बांटा गया? 7 पार्ट में। कौन कौन बताइए? विब गयोर, बैजानी, हैप्पी नाला, बैजानी, बैगनी, जामुनी, विब गयोर के बाद से बांटा गया था, यानी नीचे से जाता है विब गयोर। विजुअल रे को 7 भागों में बांटा गया। ठीक है ना, विब GYOR 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, जिसमें से लाल रंग का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ मैक्सिमम, वायलेट का सबसे मिनिमम वेवलेंथ। तो जिसका मिनिमम वेवलेंथ होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ये विजुअल को यानी विजुअल लाइट को जो है 7 भागों में बांटा गया, जिसमें से आंख को जब सबसे ज़्यादा भाने वाली रंग कौन है? आंख को लुभाने वाली रंग है येलो। येलो जो है आंख के लिए संवेदनशील है, लुभाने वाली है। इसीलिए शादी फंक्शन हो, कुछ भी हो, आप पहन लेते हैं पीला पीला हल्दी वाला प्रोग्राम के दिन, ताकि वहीं से दूल्हा दुल्हन दिख जाए कि हाँ दुल्हा यही है या दुल्हन यही है। नज़र को, यानी पीला कलर पहली नज़र को भा जाती है। येलो आई बात समझ में? कहीं भीड़ में अगर किसी रंग को देखना हो तो येलो के अलावा आपको कोई रंग पसंद आएगा ही नहीं। भीड़ में देखिएगा तब, लेकिन आप अकेले रूम में लेकर के जब आइएगा, वही पीला रंग को जहाँ से भीड़ से उठा करके आप लाए थे, जब अकेले में देखिएगा तो आपको ये हाय मैंने ये क्या गलती कर दिया, और कोई कलर ही नहीं है। क्योंकि अकेले में येलो आपको पसंद नहीं आएगा, भीड़ में आपको येलो पसंद आएगा। क्योंकि आँख को लुभाने वाली रंग कौन है? येलो है। अगर यहाँ से पूछ रहे कि बीच वाला रंग कौन है, तो बीच का रंग जो हमारे पास ग्रीन है। मिडिल रंग कलर किसको बोला जाता है? ग्रीन को। प्राइमरी कलर हमारे पास रेड है, येलो है, और क्या है? प्राइमरी हमारे पास ब्लू है। रेड, येलो और ब्लू को प्राइमरी कहते हैं। ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट को हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। इंडिगो को टर्सरी कहते हैं। इंडिगो को क्या करते हैं? टर्सरी कहते हैं। तो मुख्य बातें यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगली बात हम लोग लेकर के आते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिएगा।
यानी ये ऑर्डर, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, रेडियो वेव का, सबसे कम किसका, सबसे कम गामा रेस का। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, गामा रेस का होगा। सबसे कम एनर्जी किसका होगा, ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा किसका, रेडियो वेव का। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का 3 मात्रक होता है, कौन कौन, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और केल्विन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सबसे बड़ा जूल, ठीक है। उसके बाद सॉरी केल्विन कह दिया हम, कैलोरी। उसके बाद अर्ग होता है, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे छोटा ऊर्जा का मात्रा कौन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग, अगला प्रश्न है, कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर निम्नीकरण रसायन के प्रगतिशील रासायनिक संचय की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आइए हम लोग। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स, ये किया जाता है लिमिटिंग रिसोर्सेज से। आपके पास जितना रिसोर्स होगा उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से डिसाइड नहीं होगा, नेटिलिटी के हिसाब से, जन्म दर के ही भी हिसाब से नहीं किया जा सकता है। किसके हिसाब से किया जा सकता है, लिमिटिंग रिसोर्स के हिसाब से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। मेथे हेमोग्लोबिनेमिया इज कॉज्ड बाय द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कंटामिनेटेड विथ, देखिए ये जो मेथोग्लोबिन एक बीमारी है, जो पानी अगर ड्रिंकिंग, उसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रेट, क्या हो जाएगा, नाइट्रेट अगर हो जाएगा तो उससे ये बीमारी कॉज हो जाएगा। कैडमियम से एक बीमारी होती है, कैडमियम से एक बीमारी होती है, उसको हम लोग क्या, इटाई इटाई बीमारी का नाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इटाई इटाई बीमारी हमारा कैडमियम की कमी से है। चलिए फॉस्फेट की कमी से अगर हो जाएगी तो थोड़ा आपका बोन जो होगा ना भंगुर हो जाएगा। तो इसलिए ये मैथमोग्लोबिनिया जो है, ये हमारे नाइट्रेट वाला पानी से, दूषित पानी को पीने से ये बीमारी होता है। ये सब अलग है, कैडमियम से कमी से क्या हो जाएगा, यानी कैडमियम की वजह से जो बीमारी होती है उसको हम लोग इटाई इटाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इटाई इटाई। यहीं पे एक आता है मरकरी, मरकरी से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं मिनीमाटा। क्या कहते हैं, मिनीमाटा कहते हैं। मरकरी से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनीमाटा बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए आई होप, यानी बहुत साथियों को रिक्वेस्ट करने के बाद हमको ये वीडियो को लाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सर आपकी बताई हुई यानी 6 to 8 बहुत कारगर रहा, 9th 10th भी कारगर रहा, और आई होप कि जिस लेवल को आपने पढ़ा 11th 10th को तो टच, सॉरी 11 12 को तो टच करेगा ही करेगा। आप एक वीडियो कम से कम हम लोग रिक्वेस्ट पे 1 to 5 के लिए लेकर के आ जाइए। तो उन साथियों को रिक्वेस्ट, मैं उन साथियों को बहुत क्या कहता दिल से बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिन्होंने स्कोर अच्छा किया है और वो रिजल्ट लेकर के आएंगे और बहुत जल्द आपके सामने भी मौजूद रहेंगे वो। ठीक है, चलिए तो उन सभी के साथियों के रिक्वेस्ट करने के बाद मैं ये वीडियो को लेकर के आया हूँ, और उम्मीद की ये वीडियो भी आपके लिए कारगर होगा। ईमानदारी पूर्वक पूरा देख लीजिएगा, नहीं देखिएगा तो किसका दोष है, देख लीजिएगा तो आपको पॉजिटिव है, नहीं देखिएगा किसका क्या बिगड़ेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम देंगे आप, वहाँ आसानी पूर्वक से आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। आइए अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए ऊर्जा का प्रवाह होता है एक डायरेक्शन में, एक दिशा में। कितना में, एक दिशा में ऊर्जा की प्रवाह होती है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा है, पेड़ है, पेड़ को खाया कौन, बकरी, मान लीजिए बकरी खाया, तो ये खाया, एनर्जी ऐसे जाएगा, मतलब एक ही दिशा में, मतलब पेड़ से एनर्जी कहाँ गया है, बकरी में, बकरी से एनर्जी पेड़ में नहीं जाएगा, क्योंकि पेड़ बकरी को जब खाएगा तभी ना एनर्जी जाएगा, नहीं, जो इसको खा लिया वो इसको नहीं खाएगा, इसीलिए एनर्जी एक ही तरफ ट्रांसफर होगा। और एनर्जी जो ट्रांसफर होगा, अगर पूछ जाए कि यहाँ से यहाँ कितना प्रतिशत एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, ऊर्जा, तो पेड़ से बकरी में जो ऊर्जा ट्रांसफर हुआ है, पेड़ में जितना ऊर्जा था उसका मात्र 10% ही पास हुआ है। ये याद रखिएगा, ओनली 10% ही। जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उसमें उपस्थित जो ऊर्जा है, उस पूरे उपस्थित ऊर्जा का मात्र 10% ही क्या होता, पास करता है। और ये रूल किसने दिया था, 10%, लिंडले ने दिया था, लिंडले ने दिया था। क्यों दिया था, लिंडले दिया था ये रूल, यानी 10% रूल किसने दिया, लिंडले एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया है। चलिए आई बात समझ में। अगर आपसे बात किया जाए, यहाँ सूर्य है तो सूर्य भी एनर्जी देता, ऊर्जा देता है, तो सूर्य से ऊर्जा जो है ये कितना % लेता है, पेड़ पौधा, सूर्य के पास भी तो ऊर्जा है, उसको ये ग्रहण किया पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो इसका कितना प्रतिशत, तो इसमें जो भी ऊर्जा उपस्थित है उसका 1% कहाँ जाता है, पेड़ पौधा ग्रहण करता है। कितना,
पेड़ पौधा यानी सूर्य से जो ऊर्जा लेता है उसमें जो उपस्थित ऊर्जा है उसका कितना प्रतिशत, 1%। ये याद रखिएगा, मुख्य बात है ये शून्य से है। और पेड़ जो है, पेड़ पौधा को कोई खाया है, बकरी खाया है, तो पेड़ पौधा में उपस्थित जो ऊर्जा है उसका कितना प्रतिशत, उसका 10%। यानी ऊर्जा का जो संचरण होता है दो दिशा में या कई दिशा में नहीं, एक ही दिशा में होता है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिडायरेक्शन। क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शन कहते हैं। आए बात समझ में, चलिए यूनिडायरेक्शन। परिस्थिति तंत्र आ गया हमारा, इकोसिस्टम यानी परितंत्र आ गया, तो इसको देख लीजिए। इकोसिस्टम की बात याद रखिएगा, इकोसिस्टम जो सराउंडिंग में रहने वाले मृत हो या लिविंग नॉन लिविंग के बीच का जो संबंध है वो इकोसिस्टम्स है। ये हमारा जो इकोसिस्टम का टर्म दिया था वो याद रखिएगा ट्रांसले ने दिया था। क्या दिया था, ट्रांसले ने दिया था, ट्रांसले ने दिया था। एक आता इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के बीच में रहने वाले ऑर्गेनिज्म उसके बीच के संबंधों को अध्ययन करना, स्टडी करना, वो कहलाता था इकोलॉजी। और ये दिया था अर्नस्ट हैकेल। क्या दिया था, इकोलॉजी का टर्म किसने दिया है, इकोलॉजी का टर्म दिया है अर्नस्ट हैकेल, ERNST, अर्नस्ट हैकेल ने दिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मुख्य बात है ये। चूंकि आपका जो साइंस होगा EVS के फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, EVS के फॉर्म में होगा, और EVS में ये खास करके ज्यादा आ जाती है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन इकोसिस्टम दे दिया। देखिए इकोसिस्टम हमने अभी बताया, संबंध है एक, देखिए लिविंग का भी और नॉन लिविंग का, मतलब जीवित प्राणी का भी और अजीवित प्राणी का भी। अजीवित प्राणी में कौन कौन आ जाएगा, जैसे समुद्र का पानी, समुद्र हो गया, ठीक है, ताप हो गया, मिट्टी हो गया, ये हमारा कहलाता एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब अजीवित। और जीवित में कौन कौन आ गया, पेड़ पौधा, प्लांट्स, ये सब हमारे पास क्या है, एनिमल, ये सब जीवित में है। और अबायोटिक में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, सूक्ष्म जीव भी है। क्या है, सूक्ष्म जीव ही है। तो हमारे पास देखिए इकोसिस्टम का संबंध लिविंग से भी है और नॉन लिविंग में कौन कौन आता है, पेड़ पौधा भी आता है और मानव भी आता है। तो हमारा इकोसिस्टम एनिमल और प्लांट ऐसे दिख रहा है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा, मतलब मोर देन वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लोड मॉडल इन इकोसिस्टम वाज प्रोड्यूस्ड। देखिए वाई शेप्ड कहने का मतलब हो गया कि कोई ग्रास ईटिंग एनिमल है, घास खाने वाला जानवर है। अगर घास यहाँ पे है और यहीं पे एक मवेशी जो है, कोई जानवर है जो डेड है, मृत पाया गया, तो ये जो मवेशी इसमें खाएगा सिर्फ ओनली ग्रास ही खाएगा। इसके ऊपर से भले ना क्यों ग्रास निकला हो, सिर्फ ग्रास खा के छोड़ देगा, इसके मांस को नहीं खाएगा, उसी को एनर्जी का, उस शेप्ड को बोल दिया गया है वाई शेप्ड। और ये बोलने वाले कौन है, ओडम है। कौन है, ओडम है। और लिंडेमैन, हम अभी आपको बताया, क्या बताएं, 10% एनर्जी का लॉ किसने दिया है, लिंडमैन ने दिया, लिंडमैन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। SO2 पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय। SO2 पॉल्यूशन जो होता है ये इंडिकेट करता है किसको, ये करता है लाइकेंस को। किसको करता है, लाइकेंस को करता है। लाइकेन है क्या, इसके बारे में याद रखिएगा, ये है हमारा सिम्बायोसिस। क्या है, सिम्बायोसिस, सहजीवी, सिम्बायोसिस सहजीवी। इसका मतलब क्या होता है, तुम जियो और जीने दो, तुम भी जियो और हम भी जिए। बनता कैसे है, शैवाल और कवक से, शैवाल और कवक के संबंध से, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक के संबंध से, मतलब अलगी और फंगी के संबंध से। क्या अलगी फोटोसिंथेसिस करता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। आपसे पूछा जाए लाइकेन में सूर्य के प्रकाश के संपर्क की तरफ कौन रहता है, तो अलगी रहता है। और अंधेरे की तरफ कौन रहता है, तो अंधेरे की तरफ कवक रहता है। ये एनर्जी को क्या जो बनाया है फूड, उसको ये स्टोर करने का काम करता है और ये बनाने का काम करता है अलगी। आई बात समझ में। देखिए फंगी का ही दो बेटा है, अलगी और मशरूम, जिसमें से अलगी के पास क्लोरोफिल पाया जाता है, फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं, सॉरी मशरूम के पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मुख्य बातें। चलिए आइए अगला प्रश्न आपका क्या है। द सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन। ये तो आपका गोवा में है। कहाँ है, गोवा में है क्या ऑप्शन, सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है, यानी सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है, गोवा में है। कहाँ है, गोवा इज द करेक्ट आंसर, गोवा इज द करेक्ट आंसर, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, देख लीजिए। चलिए आइए अगला देखिए, अगला ये भी आपका देखिए, ये सब ज्योग्राफी और ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। IUCN, IUCN क्या, इंटरनेशनल यू फॉर यूनियन, N फॉर C फॉर कंजर्वेशन, N फॉर नेचर, कंजर्वेशन, और N फॉर नेचर। ये इसका मुख्यालय होता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना, IUCN की स्थापना कब हुई थी,
IUCN की स्थापना एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये याद रख लीजिएगा, 5 अक्टूबर 1948। 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा, मुख्य बातें हैं, राइट। चलिए, तो स्विट्जरलैंड में कहाँ है ये IUCN, जो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। IUCN का फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये है आपका फुल फॉर्म। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। देखिए, हमने आपको बताया एक एनर्जी, जैसे मान ली सपोज करिए पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा वो अपना सनलाइट से यानी प्रकाश लिया, एनर्जी बनाया, फूड बना लिया, वो भी अपना फूड खाने के लिए, उसको हम खाए, तो पहला भोजन जो बनाया हमारा प्लांट्स, वो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। वो उसको हम लिए तो हम सेकेंड कंज्यूमर हो गए, यानी फर्स्ट कंज्यूमर कहलाए। प्लांट्स को हम खाए, सेकेंड प्रोसेस में अगर प्लांट्स नहीं होता, प्लांट्स भोजन नहीं बना पाता, तो प्लांट्स हरा भरा नहीं होता। जब प्लांट्स ही नहीं होता तो हम किसको लेते, हम नहीं ले पाते। डायरेक्ट सनलाइट तो हमको भी मिल रही है, लेकिन सनलाइट से डायरेक्ट हम फूड नहीं बना पा रहा है, हम डिपेंड है किस पे, ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉप्स भोजन बनावेगा और हम खाएंगे, तो ये हमारा सेकेंड। अब प्लांट्स से को जब हम खाएंगे, अब प्लांट्स से जो हम तक एनर्जी पहुंचेगी, पर प्लांट से पेड़ पौधा से जो हम तक एनर्जी पहुंचेगी, तो ये हमारा क्या, हम जो कहलाएंगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहलाएंगे, प्लांट जो हमारा कहलाएगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। और हमने बताया फर्स्ट से सेकेंड में जो एनर्जी फ्लो करेगा, इसमें जो भी एनर्जी होगा, उसका जो भी एनर्जी हो, मान लेते हैं हम लोग 100 जूल है, सॉरी 1000 जूल है, तो इसमें जब आएगा तो 1000 जूल का यानी 10% ऑफ 1000 जूल, यानी 1000 जूल का कितना प्रतिशत, मात्र 10% हमको आएगा। अब यहां आ जाए तो कितना हो जाएगा, मान ली 1000 हो गया, यानी 1000 का 10% कितना हो जाएगा, प्रतिशत निकालने आता ही होगा, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 2 लड्डू से 2 लट कट गया, बच गया 100। अब अगर हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा, थर्ड, तो थर्ड इसको ले रहा है, तो यहां पे कितना, इस अब बचा हुआ कितना है 100, 100 का 10%, 100 का 10% का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10/100, तो मात्र बचेगा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ देखिए प्लांट्स के पास था 1000 जूल, हमारे पास आया 100 जूल, हमको जो खाया उसके पास गया 10 जूल, ठीक है। यही होता है 10% लॉ, 10% लॉ। किसने दिया था, लैंडमैन ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न में आइए, तो अगला प्रश्न कितना, आंसर मार दीजिए आप इसको, कितना प्रतिशत, 10% ही फॉलो होता है। चलिए अगला प्रश्न आइए। न्यूमेटोट्रॉप्स आर प्रेजेंट इन, ये जो होता है देखिए, न्यूमेटोट्रॉप्स का मतलब होता है नमक वाला एरिया में पाया जाने वाला, नमक वाला एरिया में पाया जाने वाला, नमक वाला क्षेत्र में पाया जाने वाला को हम लोग न्यूमेटोट्रॉप्स कहते हैं। नो फॉर न्यूमेटो और नो फॉर नमक, और इसी को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं हैलो। हैलो का मतलब होता है, हैलो का मतलब भी होता है सॉल्ट। केमिस्ट्री में एक ग्रुप ही है हैलोजन ग्रुप, जो किस ग्रुप से आता है, किस समूह से आता है, 17 ग्रुप से आता है हैलोजन। 17 कौन कौन हैलोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, राइट। ये सब हाइलोजन जो नमक बनाने में सहयोग करता है, उसी को हम लोग हाइलोजन ग्रुप कहते हैं। और ये हमारा क्या लगा, हैलोफाइट्स। हाइलो मतलब सॉल्ट, फाइट्स मतलब प्लांट्स। हमने अभी बताया न्यूट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है सॉल्टी प्लांट्स, तो ये आपका द करेक्ट आंसर 27 नंबर का। आइए अगला प्रश्न आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूशन। देखिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट का नाम याद रखिए, ओजोन होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, पैन, ये परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं जान लीजिएगा, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN फुल फॉर्म होता है। और इसके बाद एसिड रेन भी हो गया, एसिड रेन, एसिड रेन, ये सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी में कौन कौन आता है, आपका आ गया हाइड्रोकार्बन, मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब प्राइमरी में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये सब प्राइमरी में जाएगा। सेकेंडरी में कौन कौन आ गया, ओजोन आ गया, पैन आ गया, एसिड रेन आ गया। एसिड रेन में कौन, कुछ भी कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो पैन भी है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन भी है, तो दोनों आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा, बोथ ANC। अगला प्रश्न पे आइए, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम किसने दिया है, लिंडेमैन ने दिया। किसने दिया है, लिंडेमैन ने दिया है, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। चलिए आइए, इन इंडियन ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन
तो ये जो है आप थोड़ा इसको आंसर करिएगा। एक दो क्वेश्चन मैं सेट में हमेशा रोकता हूं, आप कमेंट करके आंसर करिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम कल 14 को है। पूरा अगर वीडियो आप देख लें ताकि मुझे पता चल जाए, क्योंकि ये मिड पोजीशन में है और मुझे ये पता चले कि मेरा पूरा वीडियो देखा गया है या नहीं देखा गया है। तो ये आप जो है 30 नंबर का क्वेश्चन कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न आइए। भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत है, भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत है, मीथेन यानी जो चावल वाला फील्ड क्षेत्र होता है ना, वहीं पे पाया जाता है। राइस फील्ड में मीथेन सबसे ज्यादा पाया जाता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगर आपसे इसमें पूछ दे कि CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड। इथिन की बात करें C2H4, इथिन में सिग्मा बॉन्ड पूछे तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, कुछ C2, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। जब भी बनावेगा सिग्मा बॉन्ड बनावेगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड ऐसी दिख रहा है। जहाँ डबल बॉन्ड है उसमें एगो सिग्मा है और एगो पाई है, तो एक सिग्मा यहाँ है, तो टोटल सिग्मा कितने होगा इसमें? टोटल सिग्मा हो गए 5 और एक पाई हो गया। पाई कितना? 1। डबल बॉन्ड जहाँ होगा वहाँ 1 सिग्मा और 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होगा वहाँ 1 सिग्मा और 2 पाई। ये माइंड में रखिएगा, एग्जाम में पूछने की संभावनाएं हैं, पूछा जा चुका है। चलिए आइए अगला प्रश्न पे। द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर हैविंग लोएस्ट टेम्परेचर इज, यानी लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है, देखिए याद रखिए इसका ट्रिक याद रखने का, ई मोस्ट। ये होता एक्सोस्फीयर बाहर वाला, ये होता आयनोस्फीयर, ये होता मीजोस्फीयर, ये ओजोनोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर। मेजोस्फीयर में ही लोएस्ट सबसे कम टेम्परेचर ताप पाया जाता है। लोएस्ट टेम्परेचर, टोएस्ट लिखा गया। लोएस्ट ताप जो होता है कहाँ पाया जाता है? मीजोस्फीयर में पाया जाता है। बात समझ में आई साथियों? ठीक है, बिल्कुल। यानी आप देखिएगा, एग्जाम में जाइएगा, जो क्वेश्चन मैंने कराया है, जिस पैटर्न पे कराया है, क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पे रहती है। आप ये भरम में मत रहिए कि हम 1 to 5 के लिए आप जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। आयोग, आप भले 1 to 5 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, 1 to 5 में पढ़ाना कुछ बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्या पूछा जाएगा? स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इसीलिए कभी एक भरम में मत रहिए कि 1 to 5 में क्वेश्चन का लेवल डिम रहता, आसान रहता है। अगर एक बार हो सके तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख करके जाइएगा, ताकि पता चल जाए आपको कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला प्रश्न आइए। ये याद, यानी अर्थ के लेयर से सबसे पहले कौन आएगा? ट्रोपोस्फीयर। इससे भी ऑर्डर बन जाएगा। सबसे दूर कौन है अर्थ के लेयर से? एक्सोस्फीयर है। सबसे नजदीक कौन है? ट्रोपोस्फीयर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है? द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन सबसे, ये तो करा ही दिया आपको। क्या बताएं? बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन कार्मिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों को की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। मतलब कोई सब्सटेंसेस है, उसकी जो सांद्रता कंसंट्रेशन में जब इंक्रीमेंट होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाते, ये क्या हो जाएगा? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए क्या हो जाएगा? समस्या का घर ही बनता चला जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जराग उत्तराधिकारी में अग्रणी प्रजाति का, अग्रणी प्रजाति को हम लोग लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन। क्योंकि 2 गो से मिल करके बनता है, इसलिए अग्रणी प्रजाति जैसी आपको लगे तो ये हमारा लाइकेन है। और लाइकेन किससे किससे मिलकर बनता है? तो शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए आंसर किसका क्या हो जाएगा? लाइकेन। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। अगला प्रश्न है, द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएट विद द कंजर्वेशन ऑफ, ये है आर्द्र भूमि के लिए। यानी आर्द्र भूमि जो रामसर क्या है, जहाँ पे कुछ यानी बहुत ऐसा जगह है जो हर साल मौसम में परिवर्तन की वजह से बारिश, यानी मौसम के परिवर्तन से पानी, जो मिट्टी है, सतह है, बारिश से क्या हो जाता है? कवर हो जाता है, ढक जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा क्षति होता है। इसके बारे में देखते हुए आर्द्र, यानी जो है आर्द्र भूमि, रामसर जो है, रामसर कंजर्वेशन की एसोसिएशन किया गया। ये सबसे पहले 1972 या 71 में कहाँ पे किया गया था? ये ईरान में, इराक में किया गया था। कहाँ किया गया था? ईरान में, सॉरी ईरान में। और अभी हमारे पास जो टोटल रामसर स्थल है कितना है? 74 के करीब है अप्रॉक्स। कितने? 74। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय, इटाई जो बीमारी होती है किससे होती है? इटाई मैंने बताया कैडमियम से होती है। किससे होती है? कैडमियम। कैडमियम का प्रतीक होता है CD। मरकरी से कौन सा बीमारी होती है? मरकरी से जो बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिनीमाटा। क्या बोलते हैं? मिनीमाटा बोलते हैं, मिनीमाटा। ये याद रखिएगा, मरकरी से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं मिनीमाटा। और इटाई जो डिजीज होती है वो कैडमियम से होती है। किससे होती है? कैडमियम से होती है। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन C2 कंजर्वेशन, यानी C2 कंजर्वेशन में जो होता है,
जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन और बोटेनिकल गार्डन नहीं आता है। बोटेनिकल गार्डन नहीं आता है तो ऑप्शन में देख लीजिए, जो ऑप्शन होगा मार दीजिएगा। तो आपके पास नेशनल है, ये आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आता है, बोटेनिकल गार्डन हो या जूलॉजिकल गार्डन हो नहीं आता है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा 37 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आइए। क्या करा, विद्युत विभव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर को करते हैं, किसको करते हैं? वोल्ट मीटर को। विद्युत विभव को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। करंट को, धारा को किसमें? धारा को एमीटर से, धारा को एमीटर से। वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर तो आ गया आपका, धारा, इसको कनेक्ट किया जाता है किसमें? समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में ऐड जोड़ा जाता है। इसको किसमें? श्रेणी क्रम में, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न पे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहीं पे आप याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन होता है, जिसके साथ दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। हम लिख देते कुछ एग्जाम, जैसे मान लो आपसे पूछे मास, मास क्या है? तो ये एक अदिश राशि है। हम अदिश का एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं अभी आपको, मास है। आयतन पूछे, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल पूछे, एरिया, एरिया क्या है? अदिश राशि है। लेंथ पूछे, लेंथ क्या है? अदिश राशि है। दूरी पूछे, दूरी क्या है? अदिश राशि है। चाल पूछे, चाल क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। और बल सॉरी क्या कहते हैं, दाब पूछे, दाब, दाब क्या है? अदिश राशि है। कार्य पूछे, कार्य, कार्य पूछे या ऊर्जा पूछे या उष्मा पूछे, उष्मा पूछे या ताप पूछे, ताप, ये सब के सब क्या? अदिश राशि है। ये याद रखिएगा, ये अदिश राशि में, इससे बाहर नहीं जाने का उम्मीद है। धनत्व पूछे, धनत्व क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी अदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि, सदिश राशि कौन कौन है आपका? सदिश राशि आपका कौन कौन है? सदिश राशि आपका हो गया संवेग, क्या हो गया? संवेग, मोमेंटम। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका वेग, वेलोसिटी। तीसरा क्या है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये सब आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण जो है आपका, ये हो गया चुंबकीय संवेग। दूसरी बात मैग्नेटिक फोर्स। बल आपसे पूछा था, बल क्या है? तो बल भी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। चलिए कोणीय वेग संवेग की बात करें, लीनियर संवेग की बात करें, जो भी बात करें, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये याद रखिए, मुख्य बातें आपके लिए। चलिए ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में इतना हो गया। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आया, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। यहीं पे आता है मैग्नेटिक, एक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा मात्रक पूछे तो क्या बताइएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा मात्रक पूछे, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा मात्रक पूछे, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा मात्रक पूछे तो आप बताइएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये याद रखिएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NIA, जहां पे N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, इसके यूनिट से कोई मतलब नहीं है। I है धारा, A है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का यूनिट होता है एरिया स्क्वायर, और धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। करंट का धारा जो होता है, करंट का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। चलिए और एक बात किया जाए, चलिए आगे अगला प्रश्न में हम लोग। अगला है ए मैन पुशेज मोर वेट ऑन द अर्थ एट, जब वो खड़ा पोजीशन में होता है, स्टैंडिंग कंडीशन में होता है, तो उसका क्या होता है? एक आदमी पृथ्वी पर अधिक वजन धकेलता है, कब? जब वो खड़ा रहेगा। क्या होगा? स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा। चलिए चूंकि स्टैंडिंग पोजीशन में क्या है आप जानते हैं, mgh होता है। तो हाइट बा बढ़ेगा तो इसका एनर्जी यानी मास तो उस बॉडी का है ही ऑलरेडी। एक्सीलरेशन 9.8 से लग ही रहा है, अर्थ पे है, तो हाइट बा जैसे जैसे बढ़ेगा उसका पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। हाइट कमेगा, पोटेंशियल घटेगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है द कलर लाइट दैट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज, यानी प्रिज्म से कौन सा पास करेगा? तो देख लीजिए, हम आपको बताते हैं, यानी आप याद रखिए इस तरह से ट्रिक। क्या याद रखिएगा? विब गेयोर। ठीक है, यहां पे आई नहीं लिए क्योंकि आई को लेकर इसको हम लोग इंडिगो कहते हैं। ये टर्सरी कलर है, इंडिगो। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होगा वायलेट का होगा, वायलेट का। सबसे कम जो ऊर्जा होगा वो रेड का होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम होगा। ठीक है,
इसका वायलेट का जो है वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आपको क्या शिक्षा मिली कि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के व्यतकर्मानुपाती है। जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम हो, यानी तरंगदैर्घ्य, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। दोनों एक दूसरे के व्यतकर्मानुपाती होती है। तो यानी इधर से आइएगा तो ऐसे जाइएगा, यानी भी से जाइए, शुरू करिए और रेट की तरफ जाइए, वेवलेंथ बढ़ेगा। तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। इधर से शुरू करिए, रेट से शुरू करिए और भी की तरफ जाइए। तो रेट से शुरू करके भी की तरफ जाइएगा तो वेवलेंथ घटेगा, एनर्जी बढ़ेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कलर लाइट दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू द प्रिंट। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। जिसका वेवलेंथ कम उसका जो है पास होने की, यानी रिफ्लेक्ट करने की, परावर्तन करने की, अपवर्तन करने की जो पॉसिबिलिटी होगी ज़्यादा होगी। अपवर्तन करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप बताइए मुझे, एनर्जी जो है यानी वेवलेंथ किसका कम है, वेवलेंथ है वायलेट का कम, इसलिए इसका क्या होगा, अपवर्तन ज़्यादा होगा। तो आंसर है ऑप्शन में, मार दीजिए, वायलेट इज द कलर है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। यानी सारी चीज़ों मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा, डिफिनिट टकराएगा। और एक एक एक्सप्लेनेशन को अपने गौरपूर्वक ध्यानपूर्वक सुना हो तब, नहीं तो हवाबाजी के तो फिर हवाबाजी में मजा नहीं आएगा फिर। चलिए आइए, ये एक प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। क्या प्रश्न है, प्रश्न कह रहा, ए पीस ऑफ आइस इज ड्रॉप इन अ वेसल कंटेनिंग केरोसिन ऑयल व्हेन आइस मेल्ट्स द लेवल्स ऑफ द केरोसिन। देखिए कह रहा है क्या कि एक केरोसिन वाला कंटेनर है, इसमें हम बर्फ डाल रहे हैं। तो दो बात याद रखिएगा, बर्फ का धनत्व जो है केरोसिन तेल से ज्यादा है, धनत्व ज्यादा होने के कारण ये बर्फा जाएगा केरोसिन में डूब, कहा जाएगा। यानी ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पानी और केरोसिन में धनत्व किसका ज्यादा, तो धनत्व पानी का ज्यादा, केरोसिन का कम। डालिएगा इसमें बर्फ, क्या डालिएगा, तो बर्फ जाएगा डूब, क्योंकि इसका धनत्व है ज्यादा। जब ये डूबेगा तो जैसे जैसे पिघलेगा तो पनिया का तो डेंसिटी क्या है, ज्यादा, तो ये तेलवा ऊपर उभरेगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो क्या करेगा, गिरेगा, गिरने को क्या कहते हैं, फॉल। पनिया क्या होगा, गिरेगा। पानी उठेगा सतह, तेलवा उठेगा। जब ये पानी जैसे जैसे बर्फ पिघलेगा, पानी की सतह यानी नीचे जगह लेगा, क्योंकि डेंसिटी क्या है, पानी का ज्यादा है। तो तेलवा जो है, जो तेल जो होगा केरोसिन को ऊपर आएगा, तो केरोसिन को ऊपर आएगा तो नीचे वाला जगह तो पानी ले लिया। तो केरोसिन जहां था वहां के जगह कौन लिया, पानी। और पानी के जगह जो खाली हुआ है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। बताइए, तेल जो है गिर जाएगा। बात समझ में आई। यानी तेल का जो धनत्व होता है पानी के धनत्व से कम होता है, पानी की धनत्व ज्यादा होती है। इसलिए जहां पे तेल था, पानी बर्फ पिघल करके तेल की जगह कौन ले लिया, पानी ले लिया, और वहां से तेल को विस्थापित कर दिया, और तेल क्या हो, नतीजतन गिर गया तो क्या हो जाएगा, बताइए, फॉल किया। क्या किया, यानी बदल जाएगा। यानी सतह क्या होगा, बर्तन के बर्फ एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ पिघलने में मिट्टी के तेल का सतह स्तर बदलेगा तो उठेगा, क्या होगा, स्तर उठेगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो यानी फॉल, यानी उठेगा, उसके बाद पानी तेल क्या होगा, गिरने लगेगा। फॉल एंड राइज दोनों होना चाहिए। इसका आंसर एकदम करेक्ट हमारा लगता है यही डी नंबर जाएगा, क्योंकि सतह उठेगी और सतह उठने के बाद क्या होगा, गिरेगा। तो राइज हुआ और फॉल हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, द पीएच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर देन 7। देखिए 7 से ज्यादा पीएच किसका मान होता है, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है, ये 7 से कम होगा। लेस देन 7 इसका जो पीएच होगा वो लेस देन 7 होगा। ठीक है, चलिए ब्लड प्लाज्मा इसका जो होता है मोर देन 7 होता है, 7 से क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। पीएच होता है 7 से ज्यादा होता है, कितना होता है ये याद रखिएगा, होता है 7.4। क्या होता है, 7.4 होता है ब्लड प्लाज्मा का। विनेगर भी एसिड है, इसका भी 7 से कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्लड प्लाज्मा के पास एसिडिक पीएच जो वैल्यू होता है, यानी पीएच जो है तो पोटेंट हाइड्रोलिक पावर, एक स्केल है जो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करता है, मेजर करती है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हम लोग। मोंटेस्क्यू ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सरकार के भीतर शक्तियों का विभाजन किया है। तो इसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉ। द स्पिरिट ऑफ द लॉ ये किताब का नाम है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ किताब की नाम है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस प्रोडक्ट फ्रॉम द लैंडफिल। यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल में उत्पन्न होती है। लैंडफिल में जो उत्पन्न होती है, देखिए ये याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, NOx होता है, मेथेन होता है, ठीक है ना,
N2O होता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता, यानी कह रहा कि कौन सा गैस उत्पन्न होती है, तो मेथेन होती है आपका, मेथेन होती है, मेथेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगला प्रश्न, इनमें से कौन से जंगल खाद्य श्रृंखला की प्रतिनिधित्व करता है? खाद्य श्रृंखला के मतलब देखिए, प्लांट्स को कौन खाएगा? डियर। डियर को कौन खाएगा? प्लांट्स को खाया कौन? डियर। डियर को कौन खाया? लायन। ठीक है, दूसरा ऑर्डर क्या दिया है? प्लांट्स को कौन खा रहा है? प्लांट्स को कौन खा रहा है? अरे यार क्या हो जा रहा, प्लांट्स को कौन खा रहा है? फ्रॉग। फ्रॉग प्लांट्स को नहीं खाता, ग्रास ऊपर को खाता है। ये तो ऑर्डर हमारा इसी गलत हो गया, इसकी चर्चा ही नहीं करना। प्लांट्स वीड्स ये तो हमारा अनसपेक्टेड है, यानी वीड्स प्लांट्स को खाएगा, ये भी नहीं होगा जरिए। तो आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लांट्स, डियर, लायन। यही हमारा इकोसिस्टम को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इन द इन्वायरमेंट प्लास्टिक विल नॉट बी डिकम्पोज बाय द रिएक्शन ऑफ, बैक्टीरिया के एक्शन से डिकम्पोज नहीं होता, सड़ता गलता नहीं है। अगला प्रश्न आइए, एनर्जी सोर्सेज दैट, यानी कार्बन उत्सर्जन नहीं बढ़ाने वाले ऊर्जा का स्रोतों में से कौन सा मिले? जिसमें कार्बन होगा ही नहीं, कार्बन बढ़ाएगा क्या? तो हमारे सोलर सेल में भी कार्बन नहीं बढ़ा सकता है, विंड मिल्स में भी कार्बन नहीं बढ़ेगा, न्यूक्लियर, यानी इसका आंसर हो जाएगा मोर, एक से ज्यादा। अगला प्रश्न आइए, ब्रांचिंग सीरीज इन अ फूड चेन इज कॉल्ड, यानी खाद्य श्रृंखला में शाखा श्रृंखला कहलाती है। ये याद रखिए, खाद्य श्रृंखला में जो होता है हमारे फूड चेन, उसको हम लोग कहते हैं फूड वेब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड के, यानी ग्रेन्स है, तो इस ग्रेन्स को मान लो हमारा बर्ड्स भी खा रहा है, और इसी को क्या कर रहा है? माइस भी खा रहा है, चूहा। ठीक है, इसी को खा रहा है ग्रास होपर भी। ठीक है, और इसको यानी माइस को खा रहा है ऑल, मान लीजिए ऑल खा रहा है। अब देखिए ये माइस किस पे डिपेंड था? अनाज पे। बर्ड जो है ग्रास को खा रहा है। अब देखिए ग्रास होपर है, ग्रास होपर है, ये क्या है? ग्रास होपर। अब ग्रास होपर यानी ग्रेन, अनाज पे ग्रास होपर भी डिपेंड है, बर्ड भी डिपेंड है, और माइस भी डिपेंड है। लेकिन बर्ड ग्रास होपर यानी ग्रेन्स के अलावा किस पे और डिपेंड है? ग्रास होपर भी डिपेंड है। ग्रास होपर मुख्यतः किस पे डिपेंड है? ग्रेन्स पे। मतलब एक ऑर्गेनिज्म कई चीजों पे डिपेंड होगा, इसी को हम लोग कहते हैं फूड वेब। ठीक है, चलिए एनर्जी कितना फ्लो होता है किसी भी चीज का? फर्स्ट से लेकर, अगर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात करें सेकंड में, तो इसका 10%, यहां से सेकंड से थर्ड में जाएगा तो इसका कितना जो आया एनर्जी, इसका 10%। ये किसने दिया था? लैंडमैन ने दिया था। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न, द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर ऑफ द सनलाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी, यानी हमने आपको बताया कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं? 1% ग्रहण करते हैं, 1% ग्रहण करते हैं। हम लोग कितना लेते हैं प्लांट से? जब खाते कोई भी कंज्यूमर लेगा, कंज्यूम करेगा कितना %? 10%। किसने दिया? ये लैंडमैन ने दिया, लैंडमैन ने दिया। वाई शेप्ड ग्राफ जो है, वाई शेप्ड ग्राफ किसने कहा था? वाई शेप्ड ग्राफ ओडम ने कहा था, ओडम ने कहा था। प्लांट्स जो है सन से कितना %? 1%। ये मुख्य बात है। एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है एक दिशा में होता है, यूनि डायरेक्शन होता है, यूनि डायरेक्शन होता है। जब ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा चीजों पर निर्भर होगा, उसी को हम लोग कहते हैं फूड वेब, फूड वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड वेव। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए कारगर हो, और कल एग्जाम है, ज्ञानघर आपकी बेहतर कल की कामना करता है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम जाए आपका, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। एक सेट देख करके जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आइएगा एग्जाम में। मैंने जितनी सारी बातें पूछने की संभावनाएं थी या इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं पूछ चुका था, मैंने सारी चीज़ को विस्तार रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और ये क्या है, आपके लिए कारगर भी रहेगा, बहुत कारगर रहेगा। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना, कि कितना कारगर रहा नहीं रहा। चलिए तो देख लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।